हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो फिर आज हम करने वाले हैं, ये हमारा वॉल्यूम 12 है। एजुटेरिया का हम करंट अफेयर कवर कर रहे हैं हर 15 दिन पे जो निकाला जाता है एजुटेरिया द्वारा। तो हम देखते हैं इसमें कौन से महीने के हम घटनाक्रम को कवर करने वाले हैं। तो इसमें हम कवर करने वाले हैं 16 से 30 जून के बीच के जो घटनाक्रम है उसको 16 से 30 जून 2024 के घटनाक्रम को हम कवर करेंगे। ये करंट अफेयर आपके बिहार पीसीएस, बीपीएससी टीचर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर बिहार के सेगमेंट को छोड़ दिया जाए इसमें बिहारी स्पेशल को, तो ये यूपी पीसीएस एंड आरओ के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके राष्ट्रीय घटनाक्रम से। सबसे पहले तो राष्ट्रीय घटनाक्रम में हम देखेंगे, तो राष्ट्रीय घटनाक्रम में हम देखेंगे सबसे पहला जो हमारा घटनाक्रम है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला घटनाक्रम है हमारा कि हाल ही में वैश्विक परामर्श फर्म क्रोल द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारतीय क्रिकेटर जो विराट कोहली हैं उनको 227.9 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो सबसे शीर्ष स्थान किस क्रिकेटर को प्राप्त हुआ है? सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग विराट कोहली को। ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? वैश्विक परामर्श फर्म है एक, क्रोल नाम का, वो जारी करता है। इनको कितना ब्रांड वैल्यू मिला है? 227.9 मिलियन। आगे हम देख लेते हैं भारत के 3 शीर्ष और ब्रांड वैल्यू वाले जो लोग हैं उनको कौन कौन से। सबसे पहले पे तो आपने देख लिया, सबसे पहले पे आते हैं विराट कोहली, दूसरे पे है रणवीर सिंह, तीसरे पे है शाहरुख खान। ओके, आगे हम देखते हैं अगला घटनाक्रम। अगला घटनाक्रम है हमारा 21 जून 2024 को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो के द्वारा एक संयुक्त पहल योगा फॉर स्पेस का आयोजन किया गया। तो योगा फॉर स्पेस का आयोजन किया गया 10वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर, किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय और इसरो के द्वारा। अगला घटनाक्रम है हमारा कि हाल ही में गुजरात के भुज में स्थित स्मृति वन भूकंप मेमोरियल संग्रहालय को यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष घोषित होने वाले आर्किटेक्चर और डिजाइन क्षेत्र के प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्साइल्स अवार्ड के अंतर्गत विश्व के 7वें सुंदर संग्रहालयों की सूची में स्थापित किया गया है। तो जो प्रिक्स वर्साइल्स अवार्ड है उसके तहत 7वें सुंदर संग्रहालयों में सूचित किया गया है किसको? भुज में जो स्थित है स्मृति वन भूकंप मेमोरियल संग्रहालय। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके बारे में और क्या है। स्मृति वन भूकंप स्मारक का निर्माण 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ में आए विनाशकारी भूकंप में प्राण गंवाने वाले नागरिकों के सम्मान में किया गया था। इस स्मारक का लोकार्पण जो है अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। आगे हम देखते हैं अगला घटनाक्रम हमारा। अगला घटनाक्रम है हमारा कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी किया गया है। इसके अंतर्गत हम अन्य प्रावधानों को देखेंगे कि इस अधिनियम का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक नागरिक केंद्रित सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए एक सरल विधायी ढांचा तैयार करना है। इस अधिनियम में भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 मतलब 1898 का स्थान लिया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला हमारा क्या घटनाक्रम है। अगला है हमारा यूनिसेफ के साथ साझेदारी में स्वतंत्र यूएस शोध संगठन हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में वायु प्रदूषण के कारण 2021 में 81 लाख लोगों की मौत हो गई है। तो जो यूएस शोध संगठन द्वारा जो जारी किया जाता है हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट, इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 2021 में 81 लाख लोगों की मौत हो गई है। भारत में वर्ष 2021 में वायु प्रदूषण के कारण 21 लाख लोगों की मौत हुई है। आगे हम देखते हैं अगला घटनाक्रम कि हाल ही में कैबिनेट द्वारा देश में जलमार्ग के माध्यम से कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र के वधावन में ऑल वेदर
ग्रीनफील्ड पोर्ट के निर्माण की स्वीकृति दी गई है कहाँ पे? महाराष्ट्र के वधावन में। 76,220 करोड़ रुपए की कुल लागत से बनने जा रहा है यह बंदरगाह दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होगा। अगला घटनाक्रम हम देख लेते हैं कि 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के राजगीर में प्राचीन विश्वविद्यालयों के खंडहरों के करीब स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा 17 देशों के राजदूतों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के माध्यम से की गई थी। अगला घटनाक्रम है हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहा विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित है। तो विंसर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के अल्मोड़ा में। इस अभ्यारण्य में लगी भीषण जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर तैनात किया गया। आगे हम देखेंगे कि जून 2024 में लद्दाख के हेमिस मठ में प्रसिद्ध हेमिस फेस्टिवल का आयोजन किया गया। हेमिस महोत्सव जो है वो तिब्बती कैलेंडर में 5वें महीने के 10वें दिन मनाया जाता है जो आमतौर पर जून या जुलाई में पड़ता है। आगे देखते हैं अगला घटनाक्रम क्या है हमारा। इसके तहत हम देखेंगे हेमिस महोत्सव के तहत कि यह 2 दिवसीय उत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक गुरु पद्म संभव के जन्म दिवस के उत्सव में मनाया जाता है हेमिस महोत्सव। अगला घटनाक्रम है हमारा कि हाल ही में प्रसिद्ध महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने चेक गणराज्य में आयोजित ग्रैंड प्रिक्स 2024 मुक्केबाजी टूर्नामेंट में महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया है। किन्होंने? ये भारत की प्रसिद्ध महिला मुक्केबाज हैं। कौन? लवलीना बोरगोहेन। आगे हम देखते हैं अगला घटनाक्रम हमारा कि हाल ही में महाराष्ट्र में एक किसान और एग्रो रेंजर्स के संस्थापक सिद्धेश सोपोरे को मरुस्थलीय रोकथाम के लिए यूएनसीसीडी द्वारा भूमि नायक नामित किया गया है। तो यूएनसीसीडी द्वारा भूमि नायक किसे लैंड हीरो अर्थात भूमि नायक किसे नामित किया गया है? तो वो है सिद्धेश साकोरे। इसमें देखेंगे कि हम कि 17 जून को विश्व मरुस्थलीय और सूखा दिवस के द्वारा यूएनसीसीडी द्वारा जर्मनी के बॉन में आयोजित एक कार्यक्रम में 10 लैंड हीरो के नामों की घोषणा की गई है, जिसमें से भारत के कौन रहे हैं? ये भारत के सिद्धेश साकोरे। आगे हम देखते हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश के शामली जिले में गुड़ को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो हाल ही में गुड़ को उत्तर प्रदेश के किस जिले में गुड़ को जीआई टैग घोषित किया गया है? शामली जिले में। यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है ये। आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट है 15 से 21 जून के मध्य आयोजित 18वीं मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वन्यजीव फिल्म निर्माता सुबैया नल्लामुथु को बी शांतारामा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? सुबैया नल्लामुथु को। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है कि हाल ही में भारतीय सेना को भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित आत्मघाती ड्रोन नागशास्त्र 1 की पहली खेप प्राप्त हुई है। तो भारत का जो पहला स्वदेशी रूप से निर्मित आत्मघाती ड्रोन है इसका नाम है नागशास्त्र फर्स्ट। इसकी पहली खेप भारतीय सेना को प्राप्त हो गई है। इसमें हम देखेंगे कि नागशास्त्र 1 को सोलार इंडस्ट्री की सहायक कंपनी इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड EAL और जेड मोशन ऑटोनॉमस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। आगे देखते हैं इसमें अगला पॉइंट क्या है कि आत्मघाती ड्रोन को सेना द्वारा लाइटरिंग म्यूनिशन भी कहा जाता है। 9 किलोग्राम वजनी जो नागशास्त्र है वो 30 मिनट तक उड़ान भर सकता है। यह 15 किलोमीटर की दूरी तक 1 किलोग्राम हथियार जो है वो ले जाने में सक्षम है। आगे देखते हैं अगला हमारा घटनाक्रम क्या है। तो आगे देखते हैं हम अगला घटनाक्रम हमारा क्या है कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा हाल ही में लेखिका अरुंधति राय पर वर्ष 2010 में कश्मीर पर एक भड़काऊ भाषण के आरोप में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 2010 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई। तो किसके ऊपर? ये लेखिका जो है अरुंधति राय हैं और कश्मीर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में इन पर मुकदमा चलाने का मंजूरी दिया गया है। अगला देखते हैं अगला हमारा घटनाक्रम क्या है। अगला घटनाक्रम है कि हाल ही में 13 और 14 जून 2024 को नई दिल्ली में भारत IORA
अर्थात हिंद महासागर रिम एसोसिएशन क्रूज पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन का आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन सचिवालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सहयोग से किया गया था। अगला घटनाक्रम हम देखेंगे कि हाल ही में भारतीय घुड़सवार श्रुति बोरा घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बन गई हैं। इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये कि जो श्रुति बोरा है वो घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रांड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बन गई हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल से PM श्री पर्यटन वायु सेवा का उद्घाटन किया गया। तो PM श्री पर्यटन वायु सेवा का उद्घाटन कहाँ से किया गया? भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से। और किसके द्वारा? डॉक्टर मोहन यादव, जो वहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसमें हम आगे देख लेंगे कि यह सेवा जो है 8 प्रमुख शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को हवाई मार्गों के नेटवर्क के माध्यम से जोड़ती है। अगला घटनाक्रम है हमारा कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के जोशीमठ नगर को और कोसिया कुटौली तहसील का नाम बदलकर क्रमशः ज्योतिर्मठ और कैंची धाम रखने के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो जोशीमठ नगर जो है उसका नाम ज्योतिर्मठ हो जाएगा और कोसिया कुटौली तहसील जो है उसका कैंची धाम हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि जून 2024 में अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अर्थात PRL के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर खोजे हैं। ये क्रेटर मंगल ग्रह के थॉरिस ज्वालामुखी क्षेत्र में स्थित है। ये क्रेटर जो है वो मंगल ग्रह के थॉरिस ज्वालामुखी क्षेत्र जो है उसमें स्थित है। और इसमें देख लेते हैं कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है उसकी सिफारिश पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा क्रेटर का नाम भारत के विज्ञान समुदाय और भारतीय संस्थानों के नाम पर रखने की मंजूरी दी गई है। सबसे बड़े क्रेटर का नाम क्या रखा गया है? प्रोफेसर देवेंद्र लाल के सम्मान में लाल क्रेटर रखा गया है। और 2 अन्य क्रेटर जो है उनका नाम है मुरसॉन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर। ठीक है, क्रमशः उत्तर प्रदेश के मुरसान शहर तथा बिहार के हिल्सा शहर के नाम पर रखा गया है। तो चलिए देखते हैं अगले घटनाक्रम को। अगला घटनाक्रम है हमारा कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार जून 2023 से मई 2024 की अवधि में देश भर में 1,16,000 किसानों ने स्वेच्छा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अपना लाभ छोड़ दिया है। तो चलिए देखते हैं अगले घटनाक्रम को। अगला घटनाक्रम है हमारा कि प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि है उसके बारे में इसको देख लेते हैं एक बार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इसे 12 फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया। ठीक है, नाम क्या है? PM किसान। फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया और इस योजना के तहत केंद्र प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की राशि 3 समान किस्तों में सभी भूमिधारक किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित करती है। प्रतिवर्ष कितनी है? 6,000 राशि। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला घटनाक्रम। विश्व शिल्प परिषद द्वारा हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। तो भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया है? श्रीनगर को। ये क्या है? जम्मू कश्मीर की राजधानी है। इसमें हम देख लेंगे कि इससे पूर्व किसको और मिल चुका है? जयपुर को मिल चुका है, मामल्लपुरम को और मैसूर को विश्व शिल्प का दर्जा मिल चुका है और श्रीनगर भारत का चौथा शहर है। ठीक है, आगे देखते हैं हम अगले घटनाक्रम को। जून 2024 में लद्दाख को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है। तो उल्लास क्या है उसके बारे में हम देख लेते हैं। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम क्या है? यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 2022 से 27 के मध्य लागू किया जाएगा। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है और इसका उद्देश्य सभी पृष्ठभूमियों से 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन वयस्कों को साक्षर और सशक्त बनाना है जिन्होंने उचित स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की है। ठीक है,
आगे देखते हैं, हम अगला घटनाक्रम हमारा है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नई दिल्ली के टर्मिनल 3 पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया है। तो फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम जो है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नई दिल्ली के टर्मिनल 3 पर। किसके द्वारा? अमित शाह द्वारा। अमित शाह क्या है? इस समय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। ओके, आगे देख लेते हैं इसके अंतर्गत हम कि ये जो फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम है, FTI TTP, ये भारत सरकार की एक पहल है जिसे भारतीय नागरिकों और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब OCI कार्यधारकों को तेज, आसान और अधिक सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। आगे हम देख लेते हैं, अगला घटनाक्रम है कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर मतलब साहित्य शहर घोषित किया गया है। तो भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर किसे घोषित किया गया है? जो केरल का कोझिकोड शहर है उसे। ठीक है, अक्टूबर 2023 में कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की साहित्य श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ था। अगला घटनाक्रम हम देखते हैं, अगला घटनाक्रम है हमारा कि 500 से ज़्यादा पुस्तकालयों वाला कोझिकोड शहर प्रसिद्ध मलयालम लेखक A.T. वासुदेवन नायर सहित अन्य साहित्यिक व्यक्तियों की साहित्यिक गतिविधि का आधार रहा है। अगला घटनाक्रम है हमारा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जल्द ही महाराजगंज में एशियन किंग गिद्ध के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करेगी। ठीक है, कहाँ पे? महाराजगंज में। एशियन किंग वल्चर जो है वर्ष 2007 से क्रिटिकल इंडेंजर्ड सूची में शामिल है। तो जो एशियन किंग वल्चर है वो किस में शामिल है? क्रिटिकल एंडेंजर्ड सूची में शामिल है 2007 से। अगला घटनाक्रम हम देखेंगे, अगला घटनाक्रम है हमारा कि 24 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्टाफ डायरिया अभियान 2024 लॉन्च किया गया है। और राष्ट्रीय स्टाफ डायरिया अभियान 2024 के बारे में अन्य हम बिंदु देख लेते हैं कि यह अभियान जो है इसका उद्देश्य है कि डायरिया के कारण होने वाली बाल मृत्यु को रोकना। अगला घटनाक्रम हम देखते हैं कि राजस्थान के कोटा से सांसद श्री ओम बिरला को पुनः 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। इसमें हम देखेंगे कि 1952, 1967, 1976 में हुए वोटिंग के बाद लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए यह चौथा मुकाबला था। विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक द्वारा के सुरेश को हम देखेंगे कि विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक द्वारा किसको? के सुरेश को लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया। हालांकि विपक्ष द्वारा मत विभाजन के लिए दबाव नहीं डाला गया। आगे हम देखेंगे कि ओम बिरला को 2 बार पूर्णकाल के लिए चुने जाने वाले दूसरे लोकसभा अध्यक्ष हैं। प्रथम किसको चुना गया था? डॉक्टर बलराम जाखड़ को। तो 2 टाइम जो पूर्णकाल के लिए लोकसभा अध्यक्ष चुना गया तो किसको सबसे पहले चुना गया था? डॉक्टर बलराम जाखड़ को। और जो ओम बिरला है ये दूसरे हैं ऐसे। श्री ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले। तो इसमें हम देख रहे हैं कि वैसे जो अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे ओम बिरला, ये छठे हैं 2 बार निर्वाचित होने वाले। हालांकि अगर हम पूर्णकाल की बात करें तो ये दूसरे होंगे। ओके, इसमें देखेंगे कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? वो थे जीवी मावलंकर। आगे देखते हैं हम, अगला घटनाक्रम है हमारा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास संगठन अंक्टाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो FDI है वो 43% से घटकर कितनी हो गई? 28 बिलियन डॉलर हो गई। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें स्थान से फिसलकर वर्ष 2023 में 15वें स्थान पर आ गया है। आगे हम देखेंगे अगले घटनाक्रम को, अगला घटनाक्रम हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जारी जून 2024 में वर्ष 2024-25 के लिए 14वें खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि किया गया है। ठीक है, तो जो 14 खरीफ फसल है उसके MSP में वृद्धि किया गया है 2024-25 के लिए। कब किया गया? जून 2024 में। आगे हम देखेंगे अगला घटनाक्रम हमारा, इसके तहत हम देखेंगे अन्य बिंदु क्या है कि केंद्र सरकार हर फसल सीजन के पूर्व कृषि लागत और मूल्य आयोग मतलब CACP की सिफारिशों पर
2023 फसलों के लिए एमएसपी घोषित करती है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान है इस समय। ठीक है, आगे हम देखेंगे। अगला पॉइंट हमारा है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड अर्थात NSIL के साथ $18 मिलियन के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया सरकार ने किया है अंतरिक्ष मैत्री मिशन के तहत। ठीक है, इसमें देखेंगे कि इस समझौते के अनुसार जो NSIL है वो 2026 में ऑस्ट्रेलिया की स्पेस मशीन्स कंपनी का दूसरा ऑप्टिमस अंतरिक्ष यान इसरो के लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV से प्रक्षेपित किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला हमारा घटनाक्रम है कि हाल ही में भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के माध्यम से परीक्षाओं का पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। इस समिति के बारे में हम देख लेते हैं कि यह समिति जो है परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार, एनटीए की संरचना और कार्यप्रणाली 2 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी। सरकार द्वारा यह कदम नीट परीक्षा 2024 में पेपर लीक विवाद और नेट यूजीसी परीक्षा के स्थगित होने के मद्देनजर उठाया गया था। अगला हम घटनाक्रम देखेंगे कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर विवाद के कारण नेशनल टेस्टिंग एजेंसी महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को बर्खास्त कर दिया गया है और सरकार भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। तो इस समय एनटीए के जो नए महानिदेशक हैं वो कौन है? प्रदीप सिंह खरोला। आगे हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड और पॉइंट कि एनटीए जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2017 में हुई थी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री, चूंकि ये शिक्षा से संबंधित है तो हम केंद्रीय शिक्षा मंत्री के बारे में देख लेते हैं। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है इस समय? धर्मेंद्र प्रधान है। आगे हम देख लेते हैं कि हाल ही में बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना को 2 दिवसीय भारत की यात्रा के दौरान कनेक्टिविटी, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए 10 नए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। किसके द्वारा? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो हैं शेख हसीना के द्वारा। अगला घटनाक्रम हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने के बाद भारत की यात्रा करने वाली यह पहली विदेशी नेता है। कौन? शेख हसीना। आगे हम देखेंगे अगला घटनाक्रम हमारा क्या है कि हाल ही में भारत सरकार के स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड द्वारा झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है। तो किसके लिए शुरुआत की गई है? ये भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए कास्ता कोयला ब्लॉक जो है झारखंड के जामताड़ा जिले में, यहाँ पे सबसे पहली पायलट परियोजना का शुरुआत किया गया है। आगे देखेंगे हम। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि जून 2024 में केरल विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। मलयालम भाषा में केरल का नाम केरलम है और अगस्त 2024 में भी केरल विधानसभा द्वारा इसी तरह का एक प्रस्ताव पारित किया गया था, अगस्त 2023 में। आगे हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य का नाम बदलने, उसकी सीमा में परिवर्तन तथा किसी राज्य का निर्माण या विलय की शक्ति, ये था नहीं है, या है, गलत हो गया है, लिखा गया है यहाँ। तो या विलय की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, अनुच्छेद 3 के तहत। आगे देखेंगे हम। अगला पॉइंट हमारा है कि हाल ही में जयपुर सैन्य स्टेशन प्लास्टिक कचरे में सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है। तो जो कचरे से सड़क बनाने वाला दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बन गया है? जयपुर सैन्य स्टेशन। और इससे पहला कौन है? तो 2019 में पहला जो था वो नारंगी सैन्य स्टेशन, ये कहाँ पे है? गुवाहाटी, असम में। ठीक है, नारंगी सैन्य स्टेशन कचरे से सड़क बनाने वाला पहला था और जयपुर सैन्य स्टेशन दूसरा हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला घटनाक्रम हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा इंटेलिजेंस ब्यूरो के महानिदेशक तपन कुमार डेका को 1 वर्ष के
सेवा विस्तार की मंजूरी दी गई है। तो जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के महानिदेशक हैं तपन कुमार डेका, इनके जो कार्यकाल है, इनका जो सेवा सत्र है, इसको 1 साल के लिए विस्तारित कर दिया गया है। विक्रम मिस्त्री श्री विनय क्वात्रा का स्थान ये लेंगे, ठीक है। और विक्रम मिस्त्री जो हैं वो भारत के 35वें विदेश सचिव होंगे। आगे हम देखेंगे कि हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणी को भारत के अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। थल सेना अध्यक्ष प्रमुख श्री उपेंद्र द्विवेदी हैं अभी। और हाल ही में रियासी जिले में चिनाब नदी पर निर्मित विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल का प्रथम टनल। तो हम देख रहे हैं अगला घटनाक्रम है हमारा कि हाल ही में जो रियासी जिले में चिनाब नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल पर प्रथम टॉयल रन सफल रहा है, ठीक है। रामबन जिले के संगलदान से रियासी स्टेशन तक अब 46 किलोमीटर के सफर में कुल 1.5 घंटे लगे। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट हमारा क्या है। अगला पॉइंट है इससे रिलेटेड कि रियासी जिले में निर्मित यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल है, ठीक है। और जो कितना किलोमीटर का है, 1.3 किलोमीटर लंबा है। और ये किस पे बना है, चिनाब नदी के तल से 359 मीटर ऊंचाई पर बना हुआ है। ये विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल है, ठीक है। आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है कि वैज्ञानिक सूचना प्रसारक एल्सेवियर द्वारा जारी शोध और नवाचार में लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति 2024 की समीक्षा शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत महिला शोधकर्ताओं की संख्या में तीसरे स्थान पर आ गया है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा कि जून 2024 में वैशाले सेरेवी को भारत की पुरुष तथा महिला रग्बी टीमों का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है हमारा कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय फोरेंसिक और संरचना विकास योजना को मंजूरी दी गई है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम में। यह योजना जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लागू की गई है और केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए वर्ष 2024-25 से 2028-29 के लिए 2254.43 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। अब NFIS का हम फुल फॉर्म एक बार देख लेते हैं। यह है द नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हेंसमेंट स्कीम। द नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हेंसमेंट स्कीम है इसका नाम पूरा। आगे देखते हैं अगला घटनाक्रम है हमारा कि जून 2024 में असम के गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला प्रारंभ हुआ। यह उत्सव देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म के उत्सव का प्रतीक है। तो हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर कर लिया है। अब आगे हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में हम देखेंगे सबसे पहले हमारा पहला घटनाक्रम कौन सा है। पहला है अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पत्रिका में ग्लोबल असेसमेंट ऑफ N2O एमिशन रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। कौन सी रिपोर्ट, ग्लोबल असेसमेंट ऑफ N2O एमिशन रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित हुई है। इसके बारे में हम देखेंगे कि वर्ष 2020 में मानव जनित N2O उत्सर्जन की मात्रा के हिसाब से शीर्ष 5 उत्सर्जक देश में प्रथम पे है चीन, जिसमें 16.7% उत्सर्जन किया। दूसरे पर है भारत 10.9%। तीसरे पर है संयुक्त राज्य अमेरिका 5.7% और चौथे पे है ब्राजील 5.3%। पांचवें पे है रूस 4.6%, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत नाइट्रस ऑक्साइड, ये नाइट्स नहीं है, ये नाइट्रस ऑक्साइड है, यहाँ पे गलत लिखा गया है। भारत जो है नाइट्रस ऑक्साइड अर्थात N2O उत्सर्जन का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। कितना प्रतिशत, 10.9% के साथ। आगे हम देख लेते हैं अगला हमारा क्या घटनाक्रम है। अगला है कि जून 2024 में स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा हाल ही में दुनिया भर में परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के बारे में प्रमुख बातों को हम देख लेते हैं कि प्रमुख बातों में सबसे पहले देखेंगे कि वर्तमान में विश्व में 9 परमाणु संपन्न देश हैं। कौन कौन से, यूएस, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल। जनवरी 2024 तक परमाणु हथियारों का कुल वैश्विक भंडार लगभग 12,121 था, जिसमें से लगभग 9,585 ही सैन्य भंडार में थे। आगे हम देखेंगे कि रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास
संयुक्त रूप से कुल परमाणु हथियारों का लगभग 90% हिस्सा है। जनवरी 2024 में भारत के संग्रहित परमाणु हथियारों की संख्या 172 थी, जबकि पाकिस्तान के पास जनवरी 2024 तक परमाणु हथियारों की संख्या कितनी थी? 170 थी। इस सूची में भारत जो है पाकिस्तान को पीछे छोड़ते हुए विश्व के परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों में छठे स्थान पर है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि हाल ही में कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमान यंग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये फिलेमॉन यंग त्रिनिदाद और टोबैगो के डेनिस फ्रांसीसी मतलब 18वें सत्र के अध्यक्ष का स्थान लेंगे। अगला घटनाक्रम हम देखते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम में कि हाल ही में थाईलैंड की संसद द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के बाद थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला तथा तीसरा एशियाई देश बन गया है। इससे पूर्व जो है ताइवान और नेपाल द्वारा समलैंगिक विवाह को अनुमति दी गई है। आगे हम देखेंगे अगला घटनाक्रम क्या है हमारा कि हाल ही में पीटर पेलेग्रिनी ने स्लोवाकिया के छठे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो स्लोवाकिया के जो छठे राष्ट्रपति हैं वो कौन बने हैं हाल ही में? पीटर पेलेग्रिनी जो है वो देश की पहली महिला राष्ट्रपति जुजाना कैपुटोवा का स्थान लेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इजराइल को बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में जोड़ा गया है। किसको? इजराइल को। अगला पॉइंट देखेंगे कि जून 2024 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा WEF द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट फोस्टेरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन में वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया गया है। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो है उसमें शीर्ष रैंकर्स कौन है? स्वीडन है, डेनमार्क है, फिनलैंड है और स्विट्जरलैंड है। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड, डेनमार्क और फिनलैंड और स्वीडन जो है वो शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाले देश हैं। इस सूचकांक में 120 देशों को शामिल किया गया और जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है हम देख लेते हैं। तो भारत 120 देशों में से 63वें स्थान पर है। पिछले वर्ष भारत का स्थान क्या था? 67 था, इस बार 63 है। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा घटनाक्रम है कि 13 से 15 जून 2024 को इटली के अपुलिया फास्नो शहर के बोर्गो इग्नाजिया में 50वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो 50वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया है? तो वो इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी द्वारा किया गया है। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। आगे हम देखते हैं कि जून 2024 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ मतलब IUCN जो है उसने इबेरियन लिंक्स के संरक्षण की स्थिति को लुप्त प्राय से बदलकर असुरक्षित कर दिया है। यह प्रजाति मूल रूप से स्पेन और पुर्तगाल की निवासी है। कौन? इबेरियन जो है लिंक्स। आगे हम देखते हैं अगला घटनाक्रम हमारा क्या है। अगला इसी से रिलेटेड है कि IUCN की स्थापना कब की गई? 5 अक्टूबर 1948 में की गई है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा केन्या को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी मतलब मेजर नॉन नाटो एलाय का दर्जा दिया गया है, MNNA। ठीक है, किसको दिया गया है? केन्या को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी है ये। इसमें हम देख लेते हैं कि जो अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार MNNA का दर्जा अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंधों का शक्तिशाली प्रतीक है जो रक्षा, व्यापार और सुरक्षा सहयोग के क्षेत्रों में लाभ प्रदान करता है। अगला पॉइंट हम देख लेंगे कि जून 2024 में दक्षिण अमेरिकी देश पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है। ठीक है, कौन? पराग्वे। तो जो दक्षिण अमेरिकी देश पराग्वे जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है। 99वां देश कौन सा था? वो स्पेन था। पेरिस में 2015 में COP21 के दौरान सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से गठन किया गया था इसका अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का। इसकी स्थापना कब हुई? 2015 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? भारत के गुरुग्राम में है। ठीक है, भारत के गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। आगे हम देख लेते हैं। अगला हमारा घटनाक्रम है कि 21 से 26 जून 2024 में मिस्र में
कहाँ पे? मिस्र में भारतीय वायुसेना और मिस्र की वायुसेना के मध्य चौथा संयुक्त अभ्यास होपेक्स HOPEX का आयोजन किया गया। भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू जेट C-17 ग्लोबमास्टर और IL-78 टैंकर द्वारा इस अभ्यास में भाग लिया गया। आगे देखते हैं अगला घटनाक्रम हमारा क्या है कि 22 जून 2024 को चीन तथा फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मांड में गामा रे बर्स्ट का अध्ययन करने के लिए स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्टिव मॉनिटर स्पेसक्राफ्ट को चीन के सिचुआन प्रांत के सिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। गामा रे बर्स्ट जो है वो ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली विस्फोटक घटनाएं हैं जिसका पता अरबों प्रकाश वर्षों से लगाया जा सकता है। अगला घटना हम देखेंगे कि 24 जून को कूटनीति में महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर UN वुमेन द्वारा जारी ग्लोबल डेटा ऑन वीमेन लीडर्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 113 देशों में कभी भी कोई महिला राष्ट्राध्यक्ष या शासन प्रमुख नहीं रही। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 26 देशों की राष्ट्राध्यक्ष महिलाएं हैं। वर्तमान में विश्व में केवल 23% मंत्री पद महिलाओं के पास है। 7 देशों के मंत्रिमंडल में शून्य महिला प्रतिनिधित्व है। ठीक है, आगे हम देखेंगे अगला घटनाक्रम है हमारा क्या राष्ट्रीय घटनाक्रम में। अगला है कि जून 2024 में चीन का चॉन्ग-ई-6 अंतरिक्ष यान चंद्रमा के सुदूर हिस्से के नमूने वापस लाने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। इसके साथ ही जो चीन ने चंद्रमा के फॉरमाइट से चट्टान तथा मिट्टी के नमूने को वापस लाने वाला एकमात्र देश के ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल किया है। हाल ही में मुस्लिम बहुल देश तजिकिस्तान ने सार्वजनिक धार्मिकता पर अंकुश लगाने के लिए तथा राष्ट्रीय संस्कृति की रक्षा के लिए के हिसाब से राष्ट्रीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए हिजाब को प्रतिबंधित करने के लिए नया कानून पारित किया है। नया कानून में हम देख लेंगे क्या-क्या है कि नया कानून जो है वो हिजाब तथा अन्य सभी प्रकार के विदेशी परिधानों पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अलावा ईद उल फितर, ईद उल अजहा पर बच्चों के जश्न मनाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। अगला घटनाक्रम हम देख लेंगे कि जून 2024 में पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो यूरोपीय परिषद के जो यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद है उसके नए अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो कोस्टा हैं। आगे हम देखते हैं कि स्काई ट्रैक जो है उसके द्वारा वर्ल्ड एयरलाइंस अवार्ड 2024 में कतर एयरवेज को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया गया है। अगला पॉइंट है हमारा कि पूर्व मुख्य सचिव जो हैं और ब्रिटेन में नेपाल के राजदूत लोकदर्शन रेंगबी को भारत और नेपाल का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। भारत में नेपाल का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। किसे? लोकदर्शन रेंगबी को। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि जून 2024 में कनाडा द्वारा ईरान के सशस्त्र बल की शाखा इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स मतलब IRGC को आतंकी इकाई घोषित किया गया है। कनाडा द्वारा इस घोषणा के बाद IRGC के सदस्यों के कनाडा में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका IRGC को आतंकी संगठन घोषित कर चुका है। आगे हम देखेंगे कि जैव विविधता पर पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच मतलब IPBES को वर्ष 2024 का ब्लू प्लैनेट पुरस्कार जीता गया है। ब्लू प्लैनेट पुरस्कार क्या है? इसकी शुरुआत जो है 1992 में रियो अर्थ समिट के दौरान हुई थी और इसकी स्थापना 2012 में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? बॉन, जर्मनी में है। आगे हम देख लेते हैं कि जून 2024 में यूक्रेन मानव रहित प्रणाली बल सशस्त्र बलों की एक नई शाखा बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अगला घटनाक्रम हम देख लेते हैं बिहार से संबंधित, बिहार राज्य विशेष को हम देखने वाले हैं। बिहार विशेष में हम देखेंगे सबसे पहले घटनाक्रम को। तो सबसे पहला घटनाक्रम है बिहार में 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का उद्घाटन किया गया है। वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का जो निर्माण है वो गुप्त शासक कुमार गुप्त द्वारा करवाया गया था। अगला घटनाक्रम हम देखेंगे कि
कि हाल ही में पटना उच्च न्यायालय द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए बिहार में सरकार द्वारा सरकारी नौकरी तथा उच्च शिक्षण संस्थानों के दाखिले में आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% करने का जो निर्णय है उसको रद्द कर दिया गया है। किसके द्वारा? पटना हाईकोर्ट द्वारा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार द्वारा जातीय जनगणना के बाद यह फैसला लिया गया था। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है हमारा कि केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री श्री गिरिराज सिंह जो हैं, उनके द्वारा, ये बेगूसराय से सांसद हैं गिरिराज सिंह, इनके द्वारा हाल ही में बेगूसराय में देश का 19वां निफ्ट खोले जाने की बात कही गई है। अगला पॉइंट है हमारा कि बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर, बिहार विधानसभा के ये जो है विधान परिषद है इसके सभापति हैं कौन? देवेश चंद्र ठाकुर जी ने, इन्होंने क्या हाल ही में इस्तीफा दे दिया है और 18वीं लोकसभा चुनाव में श्री ठाकुर सीतामढ़ी से सांसद चुने गए हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता अवधेश नारायण सिंह जो हैं, उन्हें जो है बिहार विधानसभा का कार्यकारी सभापति नियुक्त किया गया है। आगे देख लेते हैं बिहार विशेष से संबंधित अगला हमारा पॉइंट क्या है। जून 2024 में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित ज्ञान भवन में 2 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र में। ठीक है। हाल ही में बिहार कैबिनेट द्वारा पटना के बाद बिहार के 4 अन्य शहरों जिसमें मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो रेल परिचालन के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि सरकार द्वारा इन 4 शहरों में मेट्रो परिचालन की संभाव्यता का पता लगाने का कार्य गुरुग्राम स्थित राइट्स मतलब रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्विस लिमिटेड को सौंपा गया है। अगला पॉइंट है हमारा कि जून 2024 में बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी को पुनर्गठित जीएसटी दर युक्तिकरण पैनल का संयोजक नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है हमारा कि जून 2024 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जज जो रहे हैं जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल का पटना उच्च न्यायालय में स्थानांतरण हो गया है। तो जो पटना उच्च न्यायालय में स्थानांतरण हुआ है हाल ही में अरविंद सिंह चंदेल का, वो उससे पहले किस उच्च न्यायालय के जस्टिस रहे हैं? वो रहे हैं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जस्टिस। अगला इससे रिलेटेड हम पॉइंट देख लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 222 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सीजेआई के साथ परामर्श कर उच्च न्यायालय के जजों का तबादला किया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा कि हाल ही में सरकार द्वारा मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के लिए 17.55 करोड़ रुपए जारी किए गए। हाल ही में बिहार के जमुई से भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह का पेरिस ओलंपिक 2024 के शॉटगन ट्रैप वुमेन प्रतियोगिता में चयन हुआ है। प्रसिद्ध निशानेबाज श्रेयसी सिंह जो हैं, इससे पूर्व कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल 2018 में जीत चुकी हैं। तो इस प्रकार हमने बिहार विशेष को खत्म कर दिया। अब हम कवर करने वाले हैं विविध से संबंधित घटनाओं को, जिसमें हम मुख्य दिवस हो गए, अवार्ड हो गए, खेल हो गए और नीतियों के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रमुख दिवस और इसके थीम से संबंधित। तो 15 जून को जो है वो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया। इसका थीम क्या था? आपात स्थिति में वृद्ध व्यक्तियों पर स्पॉटलाइट करना। ठीक है। 16 जून की बात कर लेते हैं। तो 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया गया। इसका थीम है वित्तीय समावेशन और लागत में कमी दिशा में डिजिटल धन प्रेषण। ठीक है। 17 जून की बात कर लेते हैं। तो 17 जून जो है हमारा वो विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस के रूप में मनाया गया। इसका थीम क्या है? भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत और हमारा भविष्य। आगे हम बात करेंगे 18 जून का। 18 जून को आर्टिस्टिक प्राइड डे मनाया गया है। इसका विषय है मुखौटा उतारना। 18 जून को ही नफरत भरे भाषण का विरोध करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। इसका थीम रहा है घृणास्पद भाषण का मुकाबला करने के लिए युवाओं की शक्ति। आगे देखेंगे अगला पॉइंट हमारा है 18 जून को ही मनाया गया सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। 20 जून को मनाया गया विश्व शरणार्थी दिवस। 20 जून को मनाया गया और इसमें हर किसी का स्वागत है, ये इसका थीम रखा गया। 21 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और इसका जो थीम है स्वयं और समाज के लिए योगा है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का। 19 जून की हम बात कर लें तो विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया। प्रगति के माध्यम से आशा और विश्व स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना इसका थीम रहा है। 22 जून विश्व वर्षा दिवस मनाया गया और हमारे वर्षा वनों की रक्षा, विश्व को सशक्त बनाना इसका थीम रहा है। आगे हम देख लेते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है।
अगला पॉइंट है कि 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया गया है। इसके तहत इसका थीम रहा है चलो चलें जश्न मनाएं। 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया है और वहीं 23 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस की थीम क्या है? लैंगिक समानता की उपलब्धि में तेजी लाना। ओके, आगे हम देखेंगे कि 24 जून को क्या मनाया गया है? कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। इसका जो थीम है बहुपक्षीय कूटनीति में महिला नेतृत्व। 27 जून की बात कर लेते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम दिवस मनाया गया है और इसका जो थीम है वो थीम रहा है इसका संकटों के समय सतत विकास को गति देने और गरीबी को मिटाने के लिए सूक्ष्म लघु तथा मध्यम आकार के उद्यमों की शक्ति और लचीलेपन का लाभ उठाना। अगला पॉइंट हमारा है कि 29 जून को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया है और वहीं 25 जून की हम बात कर लें तो अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया गया है। इसका थीम है नाविक नौवहन भविष्य के मूल में। अब हम पुरस्कार की बात कर लेते हैं। पुरस्कार में हम देखेंगे कि हाल ही में राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा भारतवंशी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एनेस्थीसिया के प्रोफेसर डेविड कृष्ण मेनन को न्यूरोक्रिटिकल केयर में सेवाओं के लिए कमांडर ऑफ द ऑर्डर द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला है कि भारतीय भारतीय बाल फिल्म निर्माता जो हैं बाल फिल्म निर्माता विनोद गनात्रा को फिल्मी जगत में असाधारण योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। किसे? विनोद गनात्रा को। विनोद गनात्रा इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से। आगे हम देखेंगे अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट है हमारा कि जून 2024 में वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक समारोह में गुजरात को सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है। स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के दृष्टिकोण से शीर्ष 3 राज्यों की हम बात कर लेते हैं। तो शीर्ष 3 राज्यों में कौन कौन से हैं? गुजरात हो गया पहले पे, दूसरे पे हो गया तमिलनाडु और तीसरे पे हो गया कर्नाटक। गुजरात में 11,823 मेगावाट और तमिलनाडु में 10,743 मेगावाट और कर्नाटक में 6,312 मेगावाट उत्पादन होता है पवन ऊर्जा का। आगे हम अगला घटनाक्रम देख लेते हैं। अगला घटनाक्रम है हमारा कि जून 2024 में बुकर पुरस्कार विजेता भारतीय लेखिका अरुंधति राय को पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। पेन पिंटर पुरस्कार की स्थापना 2009 में हुई थी। ये साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता हेरोल्ड पिंटर की स्मृति में इंग्लिश चैरिटी संस्था पेन द्वारा की गई थी। आगे हम देखेंगे कि वर्ष 1997 में अरुंधति राय को उनकी कृति द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला पॉइंट है हमारा कि जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच को वर्ष 2024 का ब्लू प्लैनेट पुरस्कार जीता गया है। अगला पॉइंट हम खेल से संबंधित देख लेते हैं कि जून 2024 में नामीबिया के हरफन मौला खिलाड़ी डेविड विच को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजा अंकुला हम देखेंगे कि हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजा अकुला WTT कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। तो ये श्रीजा अकुला जो हैं वो WTT कंटेंडर एकल खिताब जीत गई हैं या ये भारतीय की पहली ऐसी खिलाड़ी बन गई हैं। श्रीजा अकुला का संबंध कहाँ से है? हैदराबाद से है। अब आगे हम नियुक्तियों की बात कर लेते हैं कि हाल ही में सुजलॉन के वाइस चेयरमैन गिरीश तांती को वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वैश्विक पवन ऊर्जा जो परिषद है इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। आगे हम देखेंगे एक्सचेंज फॉर मीडिया के संस्थापक तथा BW बिजनेस वर्ल्ड के चेयरमैन डॉक्टर अनुराग बत्रा को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज का सदस्य चुना गया है। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड अगला पॉइंट हमारा कौन सा है? अगला पॉइंट है हमारा कि IATAS है वो 60 से ज़्यादा सदस्य देशों के टेलीविजन तथा मीडिया कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। अगला घटनाक्रम है हमारा कि हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। तो जो नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हैं मार्क रूटे, उन्हें नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। मार्क रूटे अक्टूबर 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले वर्तमान नाटो महासचिव
जेन्स स्टॉलटेनबर्ग का स्थान लेंगे। आगे हम देखेंगे नाटो का फुल फॉर्म देख लेते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अगला हम देख लेते हैं, अगला घटनाक्रम है हमारा। ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स जो हैं, ठीक है, उनको जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय द्वारा वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया। यूएनएचसीआर के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजी, ठीक है। स्थापना कब हुई? 14 दिसंबर 1950 को हुई। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आगे हम देख लेते हैं, अगला हमारा क्या है। 1972 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को दोबारा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है इस समय? डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, इन्हें दोबारा नियुक्त किया गया है। और जून 2024 में लेफ्टिनेंट जनरल वॉकर उज्जमान को बांग्लादेश का नया सैन्य प्रमुख नियुक्त किया गया है। आगे हम देखेंगे, सिरिल रामफोसा को पुनः दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। इससे पूर्व वर्ष 2018 में रामफोसा द्वारा पहली बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली गई थी। अगला हम बात करेंगे कि प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर जो कपिल देव हैं, इनको हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया मतलब पीजीटीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला घटनाक्रम है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में विक्रम मिस्त्री की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। हाल ही में मनोज जैन को भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। आगे हम देखेंगे, जून 2024 में गुजरात के राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। पूर्व मुख्य सचिव और ब्रिटेन में नेपाल के राजदूत लोकदर्शन रेंगवी को भारत में नेपाल का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इस प्रकार जो है हमने 16 से 30 जून के बीच जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित घटनाक्रम रहे हैं उन सभी को हमने कवर कर लिया है। तो चलिए वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।